हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है 12th में। तो यहाँ पे जो जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल ये कॉमन होते हैं, ये बायोलॉजी में भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आज हम एक क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो जैव अणु है क्या। वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवधारियों की जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेते हो, वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवधारियों की जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेते हो, या हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा जीवधारियों का शारीरिक संगठन बनता हो। तो उन सबको हम क्या कहते हैं, जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल। जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये दीर्घ कंपाउंड होते हैं, बट इनमें बायोमॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो बायोमॉलिक्यूल्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लघु बायोमॉलिक्यूल्स और एक होते हैं दीर्घ बायोमॉलिक्यूल्स। तो लघु और दीर्घ के बारे में हमें यहाँ पर बायोलॉजी में नहीं पढ़ना है, बट केमिस्ट्री में देखना है। तो बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हमारे कितने टॉपिक आते हैं, पहले हम याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा टॉपिक हमारा आता है प्रोटीन, इसमें लिपिड्स आता है, लिपिड्स। इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, और इसमें विटामिन्स आती हैं, विटामिन्स। इतने टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं और इतने टॉपिक हमें केमिस्ट्री में पढ़ने पड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि सेल का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट या जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंडों का उपयोग होता है, तभी सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। अदरवाइज सेल के फॉर्मेशन में हम यहाँ पे क्या बढ़ा सकते हैं कि जो विटामिन है, उसके बाद इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, खनिज लवण या मिनरल्स। और मिनरल्स में भी वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होता है। अगर हम यहां पर एक क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट, और ये जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने कहते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसके स्रोत क्या है और ये कितने प्रकार का होता है तथा इसकी उपयोगिता क्या है, ऐसे क्वेश्चन ये हमसे पूछा जाता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि वे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो 1:2:1 होगा। तो याद रखेंगे कि वे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में संयोजित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र, अगर हम इस सामान्य सूत्र लिखें तो इसका क्या होगा, CnH2n OnOR, या हम कह सकते हैं CnH2O का होल n, ये रख सकते हैं। इसके स्रोत क्या है, कुछ स्रोत आप याद रखेंगे। अगर स्रोत की बात करें तो गन्ना हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा, आलू हो जाएगा, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, आलू हो गया, आदि कर दीजिए। या और भी हम लिख सकते हैं, बहुत सारे अनाज भी आते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, प्रकार की, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो ये मुख्यतः तो 2 ही प्रकार का होता है। मुख्यतः जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शर्कराएं और दूसरा होता है पॉलीसैकेराइड्स। यहां पे अगर हम टाइप्स की बात करें तो शर्कराएं हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स हो जाएगा। बेटा अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 2 प्रकार की होती है, शर्कराएं होती हैं और ये क्या होती है, पॉलीसैकेराइड।
अब इनके एक एक टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शर्कराओं की। शर्कराएं आपकी दो वर्गों में विभाजित होती हैं। पहला जो वर्ग आता है ये दो वर्ग में विभाजित होती है। फर्स्ट वर्ग आता है इसका मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड या इसे मोनोशर्करा कह सकते हैं, मोनोशर्करा। मोनोसेकेराइड्स की बात करें, फिलहाल शर्कराओं की अगर बात करें तो इनका स्वाद कैसा होता है? स्वाद मीठा होता है, इनका स्वाद मीठा होता है। यहां पे अगर हम बात करें बेकार्बोहाइड्रेट या बेशर्कराएं जो सबसे सरल होती है या जिनका जल अपघटन करने पर कोई अपने अवयव कंपोनेंट में नहीं टूटती हैं, तो इनमें हम कह सकते हैं ये मोनोशर्करा है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा ट्राइओज आ जाएगा, टेट्रोज आ जाएगा, पेंटोस आ जाएगा। अगर हम पेंटोस की बात करें, पेंटोस शर्करा, और यहां पे जो पेंटोस शर्करा होती है वो आपकी 5 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 5 हो जाएंगे। पेंटोस शर्करा में आपकी राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है, राइबोस शर्करा होती है। राइबोस जो शर्करा होती है वो आपकी कहां होती है? आरएनए में। एक होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये इसमें केवल एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन प्रमाण जो होते हैं वो 4 रह जाते हैं। ऑक्सीजन प्रमाण कितने रह जाते हैं? 4 रह जाते हैं। ऑक्सीजन प्रमाण यहां पे 4 रहेंगे डीऑक्सी राइबोस शर्करा। तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा जो पाई जाती है वो डीएनए में पाई जाती है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड में, और राइबोस शर्करा जो पाई जाती है वो आरएनए में पाई जाती है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड में। ये पेंटोस शर्करा है। अगर हम बात करें हेक्सोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा, और हेक्सोस शर्करा की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे आते हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज। दूसरा आता है हमारा फ्रक्टोस, तीसरा इसमें आता है गैलेक्टोस, गैलेक्टोस। तो 3 होते हैं, एक आपका ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोस होता है और एक गैलेक्टोस होता है। तीनों का अगर हम फार्मूले की बात करें तो तीनों का होता है C6H12O6, सिमिलर होता है। तो ये सिमिलर होता है, तो ये हमारी क्या है? मोनोशर्करा है। अगर हम बात करें ओलिगोसेकेराइड्स की, दूसरा टाइप हमारा क्या था? ओलिगो शर्करा में जो दूसरा टाइप है वो ओलिगो सेकेराइड्स या शर्करा कह सकते हैं, सेकेराइड्स। इसमें हम कह सकते हैं कि बेशर्करा जिनका जल अपघटन करने पर 2 मोनोसेकेराइड्स, 2 ओलिगोसेकेराइड्स की बात करेंगे तो यहां पे 2 से 7 मोनोसेकेराइड्स इंक्लूडेड होती है, 2 से 7 मोनोसेकेराइड्स जुड़ी होती है, मोनोसेकेराइड्स। 2 से 7 जब मोनोसेकेराइड्स होती है तो 2 से जब 7 मोनोसेकेराइड्स होगी तो इसके अंतर्गत कई टॉपिक बनेंगे, जैसे आपका डाई शर्करा, डाई शर्करा, या हम कह सकते हैं इसे डाईसेकेराइड्स, डाईसेकेराइड्स। और डाईसेकेराइड्स की अगर हम बात करें, बेशर्कराएं जिनका जल अपघटन करने पर 2 मोनोसेकेराइड्स में टूट जाती हैं, डाईसेकेराइड्स कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो 3 आते हैं, माल्टोस, माल्टोस फ्रूट में पाई जाती है, इसे इसीलिए इसे फ्रूट शर्करा कहते हैं। सुक्रोस, सुक्रोस ये चीनी में पाई जाती है, गन्ने में पाई जाती है, चुकंदर में पाई जाती है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? चीनी की शुगर। और एक होती है लैक्टोस, और लैक्टोस को कहते हैं, ये दूध में पाई जाती है, इसीलिए दुग्ध शर्करा, लैक्टोस। अब तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों का फार्मूला जो होता है वो C12H22O11 होता है। मैंने आप यही कहा था कि अगर डाईसेकेराइड्स का जल अपघटन कर दे 22O11
अगर डाइसैकेराइड्स का जल अपघटन कर दें तो दो मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होती हैं, जैसे C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो एक आपका ग्लूकोज बना और एक क्या बना, फ्रक्टोज बना। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ये क्या है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज है। दो मोनोसैकेराइड्स मिल गई, तो ये आपकी क्या है, डाइसैकेराइड्स है। ट्राइसैकेराइड्स की बात करेंगे तो वे सैकेराइड्स जिनमें 3 मोनोसैकेराइड्स इंक्लूडेड होती हैं, या कह सकते हैं कि वे सैकेराइड्स जिनका जल अपघटन करने पर 3 मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होती हैं, ट्राइसैकेराइड्स कहलाती है। 4 जब मिलेंगी तो टेट्रा कहलाएंगी, 5 मिलेगी तो पेंटा कहलाएंगी, 6 मिलेगी तो हेक्सा कहलाएंगी, 7 मिलेगी तो हेप्टासैकेराइड्स। फिलहाल हमें ओलिगोसैकेराइड्स में केवल डाइसैकेराइड्स ही याद करनी होती है। और अगला जो टॉपिक है हमारा पॉलीसैकेराइड्स, और पॉलीसैकेराइड जो है वो आपकी सैकेराइड्स के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, सैकेराइड्स के अंतर्गत आता है, पॉलीसैकेराइड। कह सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो ये अशर्करा होती है, अशर्करा, अशर्कराई भी कह सकते हैं। और अशर्कराई का मतलब है कि इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा नहीं होता है, स्वाद मीठा नहीं होता है, स्वाद मीठा नहीं होता है। तो ये स्वाद में मीठी नहीं होती है, जबकि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड्स, हेक्सासैकेराइड्स और हेप्टासैकेराइड्स मीठी होती हैं, ये मीठी नहीं होती है। और इनमें हम कह सकते हैं वे शर्कराएं जिसमें 7 से अधिक मोनोसैकेराइड्स इंक्लूडेड होती हैं, 7 से अधिक सैकेराइड्स उपस्थित होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहलाती है। या तो हम ऐसे लिखेंगे, सैकेराइड्स कहलाती हैं, या तो ऐसे लिखेंगे, या फिर हम इसकी डिफिनेशन ये कह सकते हैं कि वे सैकेराइड्स जिनका जल अपघटन करने पर 7 से अधिक मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहलाती है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो स्टार्च हमारा है, स्टार्च है, सेलुलोस है, सेलुलोस, हेमीसेलुलोस है, हेमीसेलुलोस, इंसुलिन है, बहुत सारे आए, बट स्टार्च को ही ले लेंगे। स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, C6H10O5 का होल n करेंगे, ये हमारा स्टार्च है। और इसका जब हम जल अपघटन कर देंगे तो NH2O ले लेंगे। n का मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड, बहुत सारे अणु हैं, और जल के भी बहुत सारे अणु हैं, तो इनका जब जल अपघटन करेंगे तो मिलेगा C6H12, 2 हाइड्रोजन है जुड़ जाएंगे और 1 ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, इसका होल n। अब ये आपकी क्या मिल गई, मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु, मोनोसैकेराइड्स। इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। स्टार्च हमारा क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। और सेलुलोस आप जानते हो कि पौधों की जितने भी प्लांट होते हैं, लगभग हायर प्लांटों की कोशिका व्यक्ति में अवेलेबल होता है। स्टार्च मोस्टली हम देखते हैं आलू में हम लोगों को मिलेगा, मोस्टली स्टार्च मिलता है, चावल में स्टार्च मिलता है, और ये क्योंकि कार्बोहाइड्रेट चावल में भी मैक्सिमम होता है। अगर इसकी यूटिलिटीज की बात करें, उपयोगिता की बात करें, उपयोगिता, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता या महत्व की बात करें तो उपयोगिता में जो कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो स्टार्च या ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हैं, ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। और शरीर में जो ऊर्जा मिलती है, इसी ऊर्जा का उपयोग करके अपनी जो दैनिक जीवन की एक्टिविटीज हैं उनको हम करते रहते हैं। अगर हम बात करें ग्लूकोज, जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं, मनुष्य में इसकी उपयोगिता क्या है, तो मनुष्य जो भोजन के रूप में यूज करता है तो वो स्टार्च लेता है। क्या लेता है, स्टार्च। जितने अनाज है या अदर वेजिटेबल्स है तो स्टार्च के रूप में लेगा। तो यहाँ पे जो टाइलिन होता है, टाइलिन, ये टाइलिन क्या करता है कि इस स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। शर्करा, जब शर्करा में कन्वर्ट कर देता है तो यहाँ पे
शर्करा जो है वो आपकी डाइसैकेराइड्स होती है, डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स के रूप में जो मिलती है, डाइसैकेराइड्स के रूप में जो मिलती है वो आपकी माल्टोस होती है, माल्टोस। अब ये माल्टोस के रूप में जो हमें मिली है, यही एमाइलेज के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा ये टूट जाती है मोनोशर्करा में। मोनोशर्करा की बात करें तो ग्लूकोज के रूप में हमें मिलती है, ग्लूकोज के रूप में ये मोनोशर्करा है। अब ये ग्लूकोज के रूप में जो हमें मिल जाएगी मोनोशर्करा, ये हमारे रक्त में चली जाएगी, रक्त में घुल जाएगी। जब रक्त में घुल जाएगी तो रक्त में जब घुलेगी तो इस ग्लूकोज में जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, या ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन परिवहन, क्रेब्स साइकिल, इनके तहत ग्लूकोज जो हमारी जब रक्त में घुलेगी, तो ग्लूकोज जब रक्त में घुल जाएगी तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के माध्यम से 38 एटीपी का निर्माण करेगा। अब 38 एटीपी जो हमारे हैं बनेंगे, ये कहां स्टोर होंगे? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये ऑक्सीडाइज होकर 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करेंगे, या कहीं कहीं पे लिखा रहता है 686 किलो कैलोरी, ये भी लिखा रहता है 686 किलो कैलोरी। इस एनर्जी का हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, या दैनिक जीवन की जितनी भी कार्यकी है, दैनिक जीवन की कार्यकी, दैनिक जीवन की कार्यकी, और कार्यकी का मतलब है चाहे हमारा कोई वर्क करना हो, उसका हम उपयोग करते रहते हैं। जब यही रक्त में जब ब्लड अधिक होता है, जब ये अधिक होगा, या इधर से हम लिखेंगे, अगर ब्लड अधिक होगा और जब अधिक हो जाएगा तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? डायबिटीज। और जो डायबिटीज हो जाएगी, इसे डायबिटीज कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं शुगर डिजीज। अब ये डायबिटीज के कारण क्या होगा कि हम लोग दिक्कतें होंगी, बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय। जो अग्न्याशय होता है ये लैंगरहैंस की दीप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें एक अल्फा सेल होती है, एक बीटा सेल होती है, एक गामा सेल होती है। लेकिन अल्फा सेल और बीटा सेल की उपयोगिता है, जब इस ब्लड में बीटा सेल क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन्स निकालता है, इंसुलिन। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज अधिक हो जाएगा तो इंसुलिन हार्मोन्स इसमें इंक्लूड होगा, जुड़ेगा, और ये जुड़ेगा तो ग्लाइकोजन बना लेगा, ग्लाइकोजन। और जब ये ग्लाइकोजन बन जाएगा तो ये यकृत में स्टोर होगा, यकृत में स्टोर होगा। तो इसे हम कहते हैं रिजर्व भोजन। हम लोगों का जो रिजर्व भोजन है वो ग्लाइकोजन है। और अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा फ्यूल क्या है, तो फ्यूल आपका ईंधन है। अगर मनुष्य का फ्यूल जो बात की जाए, ईंधन के रूप में बात की जाए, तो ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लाइकोजन यकृत में रिजर्व हुआ है, जब यकृत में रिजर्व हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में, तो ब्लड में शुगर का स्तर घट जाएगा, तो हम डायबिटीज से ग्रसित नहीं होंगे, या डायबिटीज से हमारा बचाव हो जाएगा। यही ग्लाइकोजन की उपयोगिता हम कब करेंगे? जब हम भोजन नहीं करें कुछ कारणवश, या हम उपवास रखें, उस समय भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और ऊर्जा की आवश्यकता जो पड़ेगी, अल्फा सेल से जो हमारा एक ग्लूकेगान हार्मोन्स निकलता है, ग्लूकेगान। और ये ग्लूकेगान हार्मोन्स क्या करता है कि ये काम इस पे करेगा, ग्लाइकोजन जो यकृत में स्टोर है इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। और जब इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, तो ग्लूकोज में जब कन्वर्ट कर देगा तो इस ग्लूकोज का उपयोग हम लोग फिर वही प्रोसेस में कि ऑक्सीकरण होगा, 38 एटीपी बनाएगा, 673 या 686 किलो कैलोरी एनर्जी देगा, जिसका उपयोग हम विभिन्न दैनिक एक्टिविटीज में करते रहेंगे। ऐसे ये हमारी कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता है। अगर आपसे
कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट आप सीधे सीधे डेफिनेशन लिख देंगे, उसके स्रोत लिख देंगे, मोनोसेक्राइड्स लिख देंगे, ओलिगोसेक्राइड में मोनोसेक्राइड 3 से लेकर 7 तक होती हैं, और मोनोसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो 3 मॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज में, तो सुक्रोज का डाइसेक्राइड के अंतर्गत आता है, और इसमें अगर इसका कंपोजिशन की बात की जाए तो 1 मोल ग्लूकोज प्लस 1 मोल फ्रक्टोज होता है। ये आपकी चीनी शर्करा है। और अगर हम बात करें माल्टोज की, ये फ्रूट शर्करा होती है, और इसमें 2 मोल ग्लूकोज के होते हैं, इसमें 2 मोल ग्लूकोज के होते हैं, 2 मोल ग्लूकोज के होते हैं, इसीलिए सबसे मीठी शर्करा यही होती है। अगर मीठी शर्करा की बात की जाए तो सबसे मीठी शर्करा यही होती है। अगर लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में 1 मोल ग्लूकोज होता है, और 1 मोल गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज। ये दुग्ध शर्करा होती है, इसे क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा। तो ऐसे करके आप याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर आता है। तो कार्बोहाइड्रेट को मैंने वैसे करके समझाया। अब इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें और पढ़ने पड़ते हैं। अगले वीडियो में हम आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में बताएंगे। फिलहाल एक ही टॉपिक कंप्लीट हो सकता है, ग्लूकोज को ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ग्लूकोज समझाएंगे क्या होता है, ग्लूकोज कैसे बनाएंगे, इसके रिएक्शंस कैसे हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, तो वो हम आपको बताएंगे। आज हमारा बस इतना ही है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसके स्रोत क्या है, और इसकी मानव में उपयोगिता क्या है, हम लोगों में इसकी उपयोगिता क्या है।